दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं एक नया चैप्टर कक्षा 12 का अध्याय 9 रसायन विज्ञान का है उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि योगात्मक यौगिक होते क्या हैं। उन्हीं का एक भाग होता है उप सहसंयोजन यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं योगात्मक यौगिक के बारे में। तो ध्यान से आप समझिएगा। योगात्मक यौगिक एडिशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, देखिए ध्यान से। जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक सिंपल सरल अस्थाई यौगिकों को, ठीक है, जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को आणविक अनुपात में, किस अनुपात में? आणविक अनुपात में, ठीक है। जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है। जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित किया जाता है, तो इससे एक नए स्टाइकियोमेट्री पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। एक नए स्टाइकियोमेट्री पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन्हें ही योगात्मक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक सरल अस्थाई यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है, तो इससे एक नवीन स्टाइकियोमेट्री पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और इन्हीं यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहते हैं, ठीक है। आइए उदाहरण देखते हैं। यह आपका है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों को समान अनुपात में मिलाकर, ठीक है, दोनों को आणविक अनुपात में मिलाकर जल में घोलेंगे। पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट को आणविक अनुपात में मिलाकर जल में घोलते हैं। फिर इसका वाष्पन किया जाता है। वाष्पन करने से आपको एक क्रिस्टल प्राप्त होगा, जो होगा आपका पोटास एलम, पोटास एलम का K2SO4 Al2SO4 थ्राइज .24H2O। इसे कहते हैं पोटास एलम, फिटकरी इसे कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट को आपस में घोल के समान आणविक अनुपात में मिश्रित करके दोनों को, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट को, ठीक है, जल में घोल के वाष्पित करते हैं, तो आपको एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा, जिसे कहते हैं मोहर लवण। मोहर लवण फार्मूला इसका क्या लेंगे? FeSO4 NH4 6H2O, ठीक। एक और उदाहरण देखते हैं, तीसरा। यह आपका पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों को आणविक अनुपात में मिश्रित करके जब हम वाष्पित करते हैं, तो एक हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसका नाम है कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि योगात्मक यौगिक, तीन तरह के योगात्मक यौगिक आपको यहाँ बताए गए। पहला पोटास एलम, दूसरा मोहर लवण और तीसरा कार्नेलाइट। यह तीनों योगात्मक यौगिक के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अगला है आपका पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड।
जब पोटेशियम साइनाइड KCN और FeCN ट्वाइस फेरस साइनाइड को आपस में मिलाते हैं तो फिर आपको एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। यह भी एक योगात्मक यौगिक है। उसी तरह से कॉपर सल्फेट और अमोनिया को आपस में मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं, वाष्पित करते हैं तो आपको एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा CuNH3,4SO4। पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, इससे आपको प्राप्त होगा KAgCN ट्वाइस। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आपको योगात्मक यौगिक मिल रहे हैं। तो आपने देखा 6 तरह के योगात्मक यौगिक के बारे में आपने देखा। पोटासिलम, मोहर लवण, कार्नेलाइट, फिर आपने देखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, कॉपर अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सिल्वर साइनाइड, यह सब क्या है? योगात्मक यौगिक है। लेकिन इनमें डिफरेंस है, इनमें अंतर है। पहले वाले जो 3 आपने देखा, इन तीनों को कहते हैं दिक् लवण। इन तीनों को क्या कहते हैं? दिक् लवण कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। और ये लास्ट के जो 4, 5, 6 यह आपने तीनों देखा, इसे कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक इनको कहते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं पहले वाले को, जिसे कहते हैं डबल साल्ट या दिक् लवण। देखिए ध्यान से, दिक् लवण या डबल साल्ट। देखें, दिक् लवण डबल साल्ट, इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। दिक् लवण को जालक यौगिक भी कहा जाता है। ये यौगिक ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं। दिक् लवण जो हैं केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं। जल में या अन्य विलायक में इनका जालक टूट जाता है। जल में या फिर अन्य विलायक में इनका जो जालक होता है वह टूट जाता है। यह अस्थाई जो है केवल किस अवस्था में रहते हैं? यह अस्थाई केवल ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है जालक यौगिक, ठीक है। तो दिक् लवण इन्हें जालक यौगिक भी कहते हैं। ये यौगिक ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, परंतु जल में या अन्य विलायक में इनके जालक टूट जाते हैं और ये अवयवी आयनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जिस आयन में इनके जालक टूटेंगे उसी आयन के गुण यह प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मोहर लवण है तो इसके जलीय विलयन में मोहर लवण टूटेगा फेरस आयन में, अमोनियम आयन में और सल्फेट आयन में। तो मोहर लवण फेरस, अमोनियम और सल्फेट आयन का परीक्षण देता है, ठीक है। इनका परीक्षण देता है मोहर लवण। देखें ध्यान से, यह आपका मोहर लवण है। FeSO4.NH4/SO4.6H2O। जल में घुलने पर यह आयन में टूट जाएगा, फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, H2O, ठीक है। अब इसका अगर परीक्षण करेंगे तो परीक्षण से आपको पता चलेगा फेरस आयन के बारे में, सल्फेट आयन के बारे में और अमोनियम आयन के बारे में। तो यह हो गए आपके डबल साल्ट दिक् लवण, जिनका अस्थायित्व जो है केवल ठोस अवस्था में ही होता है। अब हम लोग देखते हैं संकुल यौगिक के बारे में, कॉम्प्लेक्स यौगिक के बारे में। तो देखें ध्यान से, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स यौगिक, इन्हें उपसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। संकुल यौगिक का उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। अब ये जो यौगिक हैं यह ठोस और जलीय विलयन दोनों अवस्था में अस्थायी होते हैं। संकुल यौगिक ठोस अवस्था और जलीय विलयन
दोनों में अस्थायी होते हैं, जबकि दिक् लवण केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होता है। जलीय विलयन में आयन में टूट जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि संकुल यौगिक जो है, जिसे उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं, यह यौगिक ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं। ठीक है। इनमें उपस्थित अवयवी आयनों के गुण पृथक से प्रदर्शित नहीं होते हैं। ठीक है। इनमें उपस्थित जो आयन होते हैं वे अपना गुण अलग से नहीं दिखाते हैं, जैसा कि दिक् लवण में दिखाते हैं, लेकिन संकुल यौगिक में आयन जो हैं अलग से अपना गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। देखें, पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड से निर्मित संकुल यौगिक होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। यह पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड से बनता है। ठीक है। जलीय विलयन में जब इनको जल में घोला जाता है तो यह फेरस आयन साइनाइड आयन में नहीं टूटते हैं। यह फेरस आयन और साइनाइड आयन के गुण नहीं दिखाते हैं। ठीक है। जैसा दिक् लवण में आपने देखा था कि जलीय विलयन में वो उसके आयन अलग हो जाते थे, लेकिन उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक में यह अलग नहीं होंगे। ठीक है। परिभाषा क्या देंगे? तो वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा बंधित हों, उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा बंधे हों, उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं या संकुल यौगिक कहलाते हैं, जिनका स्थायित्व ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में बना रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके योगात्मक यौगिक के बारे में। आपने देखा योगात्मक यौगिक होते क्या हैं, और इसके दो भाग के बारे में आपने देखा कि इसके दो भाग होते हैं, दिक् लवण होते हैं और संकुल यौगिक होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ शब्द हैं और उनकी कुछ परिभाषाएं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।